MB न्यूज़ खबर आप तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल MB न्यूज़ पर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो मुर्डेश्वर के जो तालिब इल्म है और जो भी हजरात हैं इनको अच्छी तरह इनसे वाकिफ़ हैं और ये मशहूर शख्सियत है और इनसे हम आपसे मुलाकात करेंगे। हमारी जो आज की एक मुलाकात की जो कड़ी है इनके साथ है हुसैन शरीफ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुसैन शरीफ साहब, आपका MB न्यूज़ में इस्तकबाल है। माशाल्लाह, मुर्डेश्वर का मैं समझता हूँ कि जो तालिब इल्म है वो तो आपसे वाकिफ़ है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब कई सालों से यहाँ पे आप मुर्डेश्वर नेशनल हाई स्कूल जो MBA से वहाँ पे खिदमत अंजाम दे चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि आपके तासुरात हमारे MB न्यूज़ में आए, क्योंकि आप माशाल्लाह आज के जो जहाँ पे भी है, गल्फ़ में हो, दुनिया के कई कोने पे बहुत से लोग इंजीनियर डॉक्टर बने हैं, उनको आप सभी उनको तदरीस दे चुके हैं। आप एक हेड मास्टर हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे मुख्तसर आपका तारुफ, जाए पैदाइश आपकी कहाँ पर है, इब्तिदाई तालीम आपकी कहाँ पर हुई और आपका यहाँ पे आना मुर्डेश्वर में कैसा हुआ और इनके ज़रिए से आप यहाँ पे आए, आप मुख्तसर अपना तारुफ दीजिए। मैं सबसे पहले हिदायत साहब आपके खिदमत के ताल्लुक़ से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस छोटे से गांव में MB न्यूज़ जैसा एक चैनल स्टार्ट किया। वाकई इस गांव की दूर दराज इलाक़ों में बहुत से लोग रहते हैं। पहले ज़माने में वहाँ तक ख़त का पहुँचना या लोगों का पहुँचना बहुत दुश्वार था, लेकिन आजकल आपकी इस न्यूज़ चैनल की वजह से हर एक को सहूलत हुई है। आप काबिल मुबारकबाद हैं। इस अरसे में तकरीबन आप 10 साल के खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता करें और मेरी दुआ है कि आपका यह न्यूज़ चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। जहाँ तक मेरा नाम है शेख मोहम्मद हुसैन शरीफ इब्न शेख हैदर साहब और मेरा पैदाइशी वतन है आंध्र प्रदेश में निमनपल्ली, चित्तूर ज़िला। 1961 में हम इब्तिदाई तालीम तीसरी जमात तक वहाँ आंध्रा में हुई। उसके बाद 1961 में हम कर्नाटका को माइग्रेट किए, जिसमें कर्नाटका में शिमोगा एक ज़िला है, वहाँ से सिरालकोप्पा एक मकाम है जहाँ पर मैं 5वीं जमात से 10वीं जमात तक तालीम हासिल किया। वो दिन इतने कठिन थे कि आमद रफ्त के कोई ज़राए नहीं थे। मुझे हर दिन आते और जाते टोटल तकरीबन 28 किलोमीटर मैं पैदल चला करता था 5वीं जमात से 10वीं जमात तक। ये हमारे लिए अल्लाह ताला जो वही मेहनत का सिला है जो हमें मुकाम भी अता किया और सेहत बरकरार रखा। उसके बाद मेरी डिग्री जो है शिमोगा में सह्याद्री कॉलेज से 1973 में मुकम्मल हुई और दावनगेरे से ये टीचिंग प्रोफेशन की जो B.Ed ट्रेनिंग होती है वो 1 साल मैं 1974 में वहाँ से की। उसके बाद डिग्री तो हाथ में आ गई, अब मुलाजिमत की कोशिश चल रही थी। इत्तेफाक ये हुआ कि यहाँ इस मुर्डेश्वर के नेशनल हाई स्कूल में रानी बिन्नूर के एक फिज़िकल एजुकेशन टीचर यहाँ पर काम करते थे। वो इत्तेफाकन उनसे हमारी मुलाकात हुई। मैं साइंस ग्रेजुएट करके जब उनको मालूम हुआ तो वो कहने लगे, शरीफ साहब आप हमें जाएंगे कहाँ? मुर्डेश्वर जाएंगे। इस ख्याल से आए कि अगर काम मिल गया तो आपकी खुशनसीबी है, अगर काम नहीं मिला तो वो आपकी तफरीहन हो गया। तो लिहाजा ये शख्सियत थी जनाब अब्दुल बशीर गुत्तल साहब, PE टीचर नेशनल स्कूल में थे। तो उसी इदारे से उनकी हिदायत के बराबर मैं यहाँ आया। मेरा इंटरव्यू हुआ, जनाब हेडमास्टर सैयद अब्दुल रहमान बातिन साहब थे और इंटरव्यू में मेन हमारे
और रहबर कौम अली जनाब सैफुल्लाह मोहम्मद मीरा साहब, जो उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी थे एमईएस के, उन्होंने मेरा मुंतखब किया। और उस ज़माने में नेशनल हाई स्कूल जो है इब्तदाई दौर से गुजर रही थी, यानी हुकूमत का कानून ये था, जब कोई एक इदारा स्कूल स्टार्ट करता है तो 5 साल तक हुकूमत की तरफ से कोई तनख्वाह नहीं देती, असातिज़ा को किसी को भी नहीं मिलती, लिहाजा मैनेजमेंट खुद इनको देना पड़ता है असातिज़ा की तनख्वाह। तो ये क्या कहें, उस वक्त हालात भी वैसे ही थे कि सैफुल्लाह मीरा साहब ने कहा कि हम आपको अपॉइंट करते हैं, आपकी तनख्वाह जो है 200 रुपये पर माह देंगे। जी, कौन से साल की बात है सर? ये 1975 75 में। मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ पर 3 जून 1975 में हुआ। तो इब्तदा में मैं एक इंसानी नफ्सियाती फितरत के तौर पर मैं कैलकुलेट करना शुरू किया कि मैं उतनी दूर से यहाँ तक पहाड़, समंदर, इधर उधर उंगल के रहे। फिर भी वालिदैन से मशवरा किया, वालिदैन की इजाज़त मिल गई, तो आकर मैं इस वतन में नेशनल हाई स्कूल में 3 जून 1975 से बाहैसियत टीचर अपॉइंट हुआ, और बाहैसियत साइंस टीचर। और वो उसके बाद से जो है मैं अपना तालीमी तदरीसी खदमात अंजाम देना शुरू किया। हेड मास्टर कब बने आप? देखिए, इत्तेफाक की बात यह है कि जब मैं यहाँ पर आया तो सैयद अब्दुर्रहमान बातिन साहब हेड मास्टर थे, उसके पहले भी 2 साल उनका अरसा गुजरा था, 8th 9th। मैं आया 10th की बैच शुरू हो चुकी थी। तो दिसंबर 1975 में उनका जो है गवर्नमेंट में जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पर जनाब एसएम यहया साहब के रसूख से उनका अपॉइंटमेंट सिद्दलगट्टा कोलार डिस्ट्रिक्ट में हो गया, तो वहाँ वो छोड़कर चले गए। उसके बाद से हेडमास्टर साहब की जिम्मेदारी मैनेजमेंट मेरे ही जिम्मा सौंप दी। लेकिन कानून ये था कि 5 साल तक जो है तजुर्बा होना चाहिए असातिज़ा का, बाद में उसका प्रमोशन किया जाएगा। तो उसी कानून के मुताबिक मैं 80 तक बहैसियत हेडमास्टर, इंचार्ज हेडमास्टर और टीचर भी रहा। अच्छा, टोटल कितने साल यहाँ पे आप खिदमत अंजाम दिए हैं एमईएस में? और आप अभी रिटायरमेंट कौन से साल में है? अभी जाके कितने साल हुए यहाँ से मुर्डेश्वर से रिटायरमेंट? मैं आया 1975 में, और यहाँ से एक ही स्कूल में रहा मैं, बहैसियत हेडमास्टर खिदमत अंजाम दिया, और रिटायर्ड हुआ मैं जून 2007 में। यानी टोटल 32 साल की खिदमत इस वतन में मेरे बहैसियत हेडमास्टर है। अच्छा सर, आप मुर्डेश्वर में काफ़ी साल तालीमी मैदान में एमईएस में आप जुड़े रहे हैं। मुर्डेश्वर में काफ़ी इदारे हैं, जमाती सतह में हो या समाजी सतह पर, सियासी सतह पर, और बहुत से इदारे हैं। उनके साथ आप क्या राबिते थे या कोई आप इदारे से मुंसलिक रह के काम किए हैं क्या? देखिए मद्दा साहब, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है, जितने भी तालीमी इदारे रहे हैं या स्पोर्ट्स के इदारे रहे हैं, समाजी इदारे रहे हैं, मैं अक्सर जो है मेरे से मशवरे क्या करते थे, मैं उनका ताउन करता था, मशवरों में उनमें इन्वॉल्व नहीं होता था। बस सिर्फ एक इदारे के क़याम में मैं ताउन किया, वो भी हमारे कायद कौम जनाब सैफुल्लाह मोहम्मद मीरा साहब की इजाज़त से और उनकी गुजारिश से कि गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल कोई नहीं है, लिहाजा इक़रा स्कूल के क़याम में वो आप तावन करोगे कहने से मैंने उसमें जो है बहैसियत लीगल एडवाइज़र उसमें काम किया। उसका परमिशन हासिल करने में और इदारे के तरह जितने भी ज़िम्मेदार थे, सदूर, सेक्रेटरीज और दीगर, सब मिलकर हम उसको, उन दिनों में जो है इंग्लिश मीडियम का परमिशन मिलना बहुत मुश्किल था, गोया के आसमान से तारे तोड़ लाने के बराबर कही। हुकूमत बिल्कुल खिलाफ थी, सिर्फ काना मीडियम की इजाज़त थी। हम जो है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन कायम की। अल्लाह का फजल करम ये हुआ कि हमारे तरफ फैसला हो और इक़रा का क़याम है।
अच्छा सर, मैंने माशाल्लाह आपकी खिदमत दूसरे इदारे में भी है, यहाँ पे भी है, तो हमने सुना है कि आपको बहुत से अवार्ड भी मिले हैं, खिताब से मिले हैं, मुर्डेश्वर में नहीं है, दूसरी जगह में भी। इस सिलसिले में आप बताइए। देखिए, हमारे खिदमत को कंसिडर करते हुए हुकूमत की तरफ से और दीगर कौमी इदारे भी, पहला मुझे बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड दिया गया, होन्नावर में एक इदारा है उनकी जानिब से मिला। उसके बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से मिला बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड। फिर हमारे तालुका लेवल पर डिपार्टमेंट का मिला। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मुझे बेहतरीन उस्ताद का खिताब मिला। और ऐसे डिपार्टमेंट जो है मेरा बेहतरीन उस्ताद के लिए रियासती लेवल पर भी वो फॉरवर्ड कर चुके थे, लेकिन रियासती लेवल का अवार्ड नहीं मिला मुझे। ये अल्लाह की मसलियत थी। बहरहाल खुदा ने हमसे खिदमत मौका इनायत फरमाया और खिदमत की। हम किसी अवार्ड के जो है हम ख्वाहिशमंद नहीं थे। पहली बात, हम एक उस्ताद के लिए सबसे पहले बेहतरीन अवार्ड ये है कि उसके तालिब इल्म अगर मुतमईन हैं उस्ताद से और खुश हैं, उनको तालीम अच्छी तरह समझ में आई है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। तो अल्लाह ने वो भी नवाजा था। अच्छा सर, और एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि आप इतने साल 32 साल का अरसा यहाँ पे गुजारे आप, असातिज़ा के साथ, जिम्मेदारों के साथ, तलबा के साथ, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ आपके कॉन्टेक्ट थे, तो कभी कोई शिकायत है इनसे कि आप 32 सालों में, या कभी ऐसा मौका आपको आया कि यहाँ से मेरे को दूसरी जगह जाना है, या आप 32 साल से आप खुशहाल से यहाँ पे तदरीस का अंजाम दिए? देखिए मद्दाह साहब, आपने जो बेहतरीन सवाल किया कि हमारे इस इदारे में जितने भी असातिज़ा रहे, सिर्फ नेशनल हाई स्कूल ही नहीं बल्कि मेरे खिदमत के दौरान जितने इदारे कायम हुए, पीयू कॉलेज से लेकर प्राइमरी तक, LKG तक, तमाम के तमाम असातिज़ा का ताउन बहुत ही बेहतरीन था हमारे साथ, और सब मेहनती थे, जफाकश थे, इत्तेफाक और इत्तेहाद से काम करके ले जाते थे। ये इत्तेफाक और इत्तेहाद को कायम रखने में इसका एक राज ये था कि हमारे जनरल सेक्रेटरी आली जनाब बानी शाहुल हमीद साहब जो है, वो तालीम के बड़े दिलदादा थे तालीमी मैदान। वो एज ए जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ कभी ऐसा हुक्मरानी के तौर पर पेश नहीं आए, बल्कि एक दोस्त, एक वालिद साहब की तरह हमारी रहनुमाई फरमाते थे। वो असातिज़ा को तालीम और तरबियत में गाइडेंस करते थे, हमारे बच्चों की तरबियत किया करते थे, तकरीरी मुकाबले, तहरीरी मुकाबले और जो है ड्रामे वो लिख कर दिया करते थे। और इसको बाकायदा हमारे शफी साहब उनकी डायरेक्शन में जो है इसको और दीगर असातिज़ा मिलकर इसको स्टेज किया करते थे। उस दौरान में ये आपको आपके सवाल से हटकर है बातें, मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ कि हमारे दुबई की जमात जो थी वो बिलखुसूस हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट में, शुमाली के अंदर में हमारे स्कूल से जो है उन बच्चों को एक तकरीरी मुकाबला रखते थे। एक उन्वान हम देते थे, वो तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेते थे। इसके पूरे अखराजात दुबई जमात के हजरात देते थे। मेरे ख्याल से जब दामदा मोहम्मद बीरान साहब वहाँ के सदर थे, इतने अखराजात के उनके आने जाने का सफरी खर्च और दीगर जितने भी उसके ताल्लुक से इनामात खरीदना है, सब बहुत अच्छा शानदार हुआ करता। ये हमारे स्कूल की तरक्की का राज भी हमारे असातिज़ा की मेहनत है और साथ में बच्चों की मेहनत। बच्चे भी बड़े अदब से पेश आते थे, कभी कोई बच्चा जो है बेअदबी नहीं किया करता, हर असातिज़ा के साथ। अगर किसी के साथ करता तो मैं जो है उसको वहाँ पर ही ख़त्म कर देता, समझा कर ख़त्म कर देता। तो इनका ताउन रहा, हमारे नताइज भी बड़े शानदार हुआ करते थे। और इसका एक और भी राज है कि वालिदैन का ताउन इतना रहा कि मैं जो है
हमारे اساتذہ की ये गाइडेंस दिया करता था कि स्कूल की क्लास के बाद भी हम रात के 12:30 बजे 12 बजे तक SSLC के बच्चों को कोचिंग किया करते फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उतने वक्त में भी हमारे वालिदैन कभी जो है, इवन लड़कियां भी आते, तालिबात भी आते थे हमारे पास। उस वक्त को एजुकेशन एक ही स्कूल में मिलकर था, बाद में अलहदा किए हमारी रहनुमाई से। तो वालिदैन उतने वक्त रात के 12 बजे भी आकर बच्चों को अपने अपने बच्चियों को साथ में ले जाते थे। हम भी अपने घरों को उतने वक्त ही जाते थे। तो ये बात साफ जाहिर है कि आया है, रोज़ रोशन की तरह आया है कि उनके ताउन से ही जो है ये तालीमी इदारा और बच्चे तरक्की की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आप इतने साल यहाँ पे रहे, बहुत बच्चों को आपने सिखाए हैं, आपके स्टूडेंट बहुत है माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ सर कि आज की तारीख में इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया में रोज़गार, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर हो, और बड़े बड़े पेशे में भी है, तिजारत में बहुत आगे हैं। तो इनसे आपके राबिते हैं सर, या वो कांटेक्ट कर रहे हैं या आप राबिते में हैं? ये भी बेहतरीन सवाल है आपका। देखिए, 32 सालों में मैं जब यहाँ आया तो पहली SLC बैच 1976 से ही निकली। तो 32 सालों की सर्विस में 32 बैच SLC के मेरे हाथों से निकले। तकरीबन 1,500 से 2,000 बच्चे SLC किए हैं इतने इसमें। तो इसमें बिलखुसूस पहली बैच जो थी, उन बच्चों हर बैच के बच्चों से मेरा तो लगाव रहा। मैं आज भी मेरे तलबा को देखता हूँ तो उनका नाम रिकॉल करके मैं उनको पहचान लेता हूँ। लेकिन पहली बैच के जो बच्चे हैं, जिसमें जो है इकबाल मानी साहब हैं, आजकल वो बहुत अच्छे ओहदे पर हैं और बड़ी खिदमत एक ही जगह पर कर रहे हैं। इसी तरह से अशफाक कोटेश्वर हैं जो रियाज जमात के सदर भी रहे थे वो। और उसके बाद रियाज कोटेश्वर हैं, जुका अब्दुल रहीम साहब हैं, ये भी हमारे स्टूडेंट पहली बैच के, ये मेरे से ऊंचे रहते थे। और जो है धिंडा असदुल्ला है, वाक जाफर है, और बहुत से बच्चे हैं। और इनके ताल्लुकात आज भी जो है हमारे से ताल्लुकात कायम रखे हैं, फ़ोन पर बातचीत करते हैं। अशफाक मन्ना नामी एक स्टूडेंट है, बहुत ही मुखिर बच्चा है, बहुत अच्छा ताउन करता है। और इस तरह से आज तक जो भी बच्चे जो तलबा हमसे तालीम हासिल की, वो बड़े अदब से पेश आए, अदब से पेश आते हैं आज भी नज़र आ जाए तो। और अल्लाह ताला उनको अच्छे अच्छे वक़्त पर पहुँचाए। अच्छा, अब सर एक सवाल और एक है कि आप यहाँ पे माशाल्लाह बहुत साल हमारे मुर्डेश्वर में MES में खिदमत अंजाम दिए। कानून के हिसाब से आप रिटायर हो गए, जो रूल्स था आपका, तो आप 2007 में हो गए। यानी आप माशाल्लाह तालीमी मैदान में आपको तो तजुर्बा 32 साल का था। तो आप आज मैं समझता हूँ कि आप बेंगलुरु में मुकीम हैं, लेकिन आप मुर्डेश्वर में दूसरे इदारे थे बहुत तालीमी मैदान में, वहाँ पे आप मुंसलिक नहीं हुए। वजह क्या है सर कि आपको कोई ऑफर नहीं किए, या आपका दिल यहाँ पे मतलब नहीं लगा कि आप 2007 में मैं चला जाऊँ? क्योंकि आपका तजुर्बा बहुत था, यानी हमारे जो आगे बच्चे थे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता था अगर आप यहाँ पे मुकीम रहते तो। इसकी वजह क्या है सर? देखिए, ये सवाल का जवाब थोड़ा कठिन है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं मुनासिब जवाब दे दूँगा। मेरा जो है इस तरह उसूल परस्त आदमी, मैं किसी की क्या है चापलूसी करने वाला नहीं, बराह रास्त बातचीत करता हूँ। शायद ये आदत बाज़ लोगों को मेरी पसंद नहीं आती होगी, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। जब मेरा अलविदाई जलसा जून 2007 30 को ही रखा गया था, तो उस वक्त में अपने खिताब में मैंने कहा, मुझे बहुत से ऑफ़र आए थे, मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ सुनकर। मंकी के अल-हिलाल वाले आए थे और बैंदूर से भी, वहाँ की भी स्कूल वाले ऑफ़र दिए थे, हेडमास्टर, ग्रीन वैली वाले बुलाए थे। और सबसे बढ़कर उस वक्त के मेहमान खुसूसी जो उस फंक्शन को जनाब अब्दुल गनी साहब
आए थे, मेहमान खुसूसी थे हमारे फंक्शन को, वो अपने अल्फाज में खुले कहे, मैं सिर्फ हुसैन शरीफ साहब के वास्ते आया हूँ। और वो कहने लगे कि अगर हमारे पास खिदमत देने तैयार नहीं तो आज ही मैं इनको बुला ले जाऊँ। तो मैं इनके इस जवाब में मैंने इतना ये कह दिया कि मुझे बहुत जगह से ऑफर है, लेकिन शरीफ जो है वाहद अकेले हैं। तो मैं इस इलाके में रहते हुए अगर खिदमत करूँगा तो सिर्फ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के इदारे में करूँगा, किसी और इदारे में मैं नहीं कर सकता। मैंने खुले ओपन कर दिया। और उसके बाद बात तो ख़त्म होगी। और ये भी बात सही है कि मुझे हमारे एजुकेशन सोसाइटी के इदारे से कोई ऑफर नहीं है। तो मैं जो है एक महीना ज़्यादा जून में यहाँ, जून 30 को और 27 जुलाई को मैं यहाँ से बेंगलुरु चला गया। वहाँ पर जो है मौलाना रियाजुर रहमान साहब जामिया यूनिवर्सिटी जामिया मस्जिद के वो इमाम खतीब थे। हमारे ताल्लुकात उनसे यहाँ आया करते थे, जनाब अबू साहब के साथ जो है यहाँ को आया करते थे। उनको जब मालूम हुआ कि मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वो बुला भेजे, और वहाँ एक रेसिडेंशियल स्कूल, रिहायशी स्कूल और शोबे हिफ्ज़ भी था। प्राइमरी से लेकर PUC तक क्लासेस चलते थे। वहाँ के एज ए प्रिंसिपल मुझे वहाँ पर अपॉइंट की, और सारे हिंदुस्तान के बच्चे वहाँ पर तालीम पढ़ते थे, और तकरीबन 11 साल वहाँ मैं खिदमत अंजाम दी। और उसके बाद मैं वहाँ से अपने तौर पर रिज़ाइन कर दिया, और मेरा आबाई वतन चिंतामणि के पास सुंदर है, वो जो मेरे वालिद साहब का गाँव है, वहाँ पर इस वक्त मैं मुक़ीम हूँ। अल्लाह ताला वहाँ भी जो है अरबिक मदरसा हमें चलाते हैं। हमारा एक ट्रस्ट है जिसमें मैं खाजिन हूँ, और सुबह 6:30 से वो मदरसा शुरू होता है तो रात के 11:30 तक चलता है, जहाँ पर बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आते हैं, बड़ी बड़ी औरतें आती हैं कुरान की तालीम हासिल करने, नौजवान भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि वहाँ भी दीनी तालीम की खिदमत करने का मौका मिला है। अच्छा, अब यहाँ से 2007 जाने के बाद अब बताया अभी कि कोई ऑफर नहीं आया, और आप वहाँ पे अभी बेंगलुरु में है, तो MES में आपका आना जाना रहता है अभी इतने सालों में? MES वाले मुझे कभी नहीं भूले। आपकी मालूमात के लिए मैंने कहा था कि अगर आप आधी रात में बुलाएंगे तो भी मैं MES की खिदमत के लिए हाजिर रहूँगा, कह दिया था। जितने भी फंक्शन होते हैं, खासकर ये फंक्शनों के वक्त पर या कोई दूसरा प्रोग्राम है, तो मुझे दावतनामा पहुँचाते हैं, और मैं भी उस दावतनामे कबूल करके यहाँ पर ज़रूर आता हूँ। अच्छा सर, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप 32 साल से हमारे जो मुर्डेश्वर MES में खिदमत अंजाम दिए। इस दौरान यहाँ पे MES में आप जो खिदमत आपके साथ जो यहाँ पे MES हमारे मैनेजमेंट थे, कितने सुदूर यहाँ पे आप जब थे कितने सदर थे, और उनके साथ आपके कैसे राबिते थे, इस बारे में आपके तासुरात क्या है हमारे MES की जो इदारा है? देखिए मदाद साहब, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का क़याम तारीख के मुताबिक 1910 में शुरू हो चुका है, जिसकी इब्तिदा मन्ना मोहम्मद अली साहब ने की है। वो पहले सदर रहे यहाँ पर। उसके बाद ये इदारा कोई तालीमी कार्रवाई में नहीं रहा। हमने रिकॉर्ड में देखा है कि जनाब अब्दुर्रहमान सिरसीकर साहब मॉडल स्कूल जो वहाँ पर कायम है, जो इसी MES की सरपरस्ती में स्टार्ट हुआ था, वो हेडमास्टर साहब जो है इन हजरात को, उस वक्त के हजरात को ये मशवरा दिए कि यहाँ पर एक मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का क़याम किया जाए। तो ये इदारा क़याम अमल में आया, और इसको ऐसी तरह से 1953 तक ले आए, चलाते हैं मुख्तलिफ इदारे स्टार्ट करके। लेकिन बाहिसियत सदर सेक्रेटरी वो रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में इसका नाम प्रॉपर नहीं रहा है। 1953 में जो है ये इदारा बॉम्बे एक्ट, चैरिटेबल एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ,
उस वक्त भी जनाब मन्ना मोहम्मद अली साहब भी प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद जो है उस दौरान जनाब मीरा गुलवाड़ी, मोहम्मद मीरा गुलवाड़ी साहब, ये उस वक्त के सेक्रेटरी रहे 1953 की बात। तो 1953 को इसे बाहिसते मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया गया, रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद से मुख्तलिफ इदारे जो गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है, ये चलते रहे। लेकिन इसका मुकम्मल तालीमी मैदान में जो आगे बढ़ा वो नेशनल हाई स्कूल के क़याम से। नेशनल हाई स्कूल का क़याम जो है 1973 से शुरू हुआ, जिसके रूह रवां स्टार्ट करने में, जिम्मेदारियों में, कामों में कौम के रहबर जनाब सैफुल्लाह मोहम्मद मीरा साहब हैं। और उनके साथ जितने भी ताउन किए हैं उस वक्त 1973, 72-73 में जो है चटखान अब्दुर्रहमान बादशाह साहब इसके सदर रहे, जबकि मैं यहाँ पर आया नहीं था। नहीं, हाँ, उसके बाद इसके सदर हुए हैं चटखान अबू मोहम्मद साहब, और इनका काफ़ी तकरीबन 10 साल तक इनका अरसा रहा है, और काफ़ी खिदमत अंजाम दी, माली ताउन और हर तरह का ताउन उन्होंने इस इदारे के वास्ते दिया है। और उनके बाद जो है सिंगटी अब्दुर्रहीम साहब, ये भी इस मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर रहे। वो बड़े मुखलिस आदमी थे, और बातचीत भी बड़ी नरम गुफ्तगू किया करते थे, और इदारे को बहुत ही तरक्की की मंजिल की तरफ लाए। इसके बाद इसके सदर होते हैं जनाब चटखान सिद्दी मोहम्मद साहब। इनका काफ़ी लंबा अरसा पीरियड रहा है, तकरीबन 1996 से 2007 तक, 94 या 96 से 2007 तक। तो इस पीरियड में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी में जो है 1973 से 1996 तक सिर्फ हमारा नेशनल हाई स्कूल मुर्डेश्वर एक ही उर्दू मीडियम का स्कूल था। उसके बाद 1977 में ये मैनेजमेंट और हमारे साथ मशवरा हुआ, ये तय हुआ कि यहाँ पर PUC का कॉलेज फॉर वुमेन्स स्टार्ट किया जाए। तो इस ताल्लुक़ से काफ़ी जिद्दोजहद रही, जिसमें उस वक्त के सदर जनाब चटखान सिद्दी मोहम्मद साहब और सैफुल्लाह मोहम्मद मीरा साहब, और नायब सदर जनाब खत्ताल इब्राहिम साहब, और जनरल सेक्रेटरी जनाब हजीब मोहम्मद गौस साहब, और सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर अमीनुद्दीन गौड़ा साहब, और मैं बजाते खुद एज ए लीगल एडवाइज़र। इन तमाम की रहनुमाई में बेहद कोशिश हुई, और अल्लाह के फजल से जो है वुमेंस कॉलेज का परमिशन मिला, PU कॉलेज का। तो उस वक्त में 2 डिपार्टमेंट्स को अपना परमिशन मिला था, ये साइंस, PUC साइंस और PUC कॉमर्स। और इस तरह से इसकी इब्तिदा हुई, और इन्हीं सालों के बाद जो है तकरीबन 1997 से 2000 के दरमियान नेशनल हाई स्कूल के जितने भी इदारे हैं, यानी इंग्लिश मीडियम के, नर्स LKG से लेकर हाई स्कूल तक, बॉयज़ हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, पूरा इंग्लिश मीडियम में, इन तमाम हजरात की कोशिशों से और हमारी तकोदो से रहनुमाई में अमल में आए, वजूद में आए। और माशाअल्लाह उस वक्त से तालीम जारी है। ये अब MES जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से एक तनावर दरख्त बन गया है, जिसका फल और फूल हम देख रहे हैं। बहरकैफ इन लोगों की जिद्दत जो है और इनके ताउन से और अवाम के ताउन से ये इदारे अमल में आए, क़याम पजीर हुए,
اور میری تمنا ہے کہ جس طرح سے ہمارے بڑوں نے انتر کوششوں سے ان اداروں کو قائم کیا ہے، آج کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کا احساس کرتے ہیں، ان کے نقش و قدم پر چلیں اور جدید ٹیکنالوجی سے ہمارے ان کالج کے ادارے یا دیگر اسکولوں کو انتظام کر کے تعلیم کو آگے بڑھائیں۔ آج کل بچے بھی جو ہیں بہت ہی عقلمند، محنتی اور کمپٹیٹیو دور آ گیا ہے سائنس کا، تو اس طرح سے یہ ادارہ جو ہے عمل میں آیا اور ہر ایک صدور اپنے اپنے وقت کے حالات کے ساتھ انہوں نے اپنے لحاظ سے کام کیا۔ میں اپنے اس وقت کے حالات کے مد نظر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے اور بہت سے لوگوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ مسلم ایجوکیشن سوسائٹی جو 1975 سے 73 سے شروع ہوئی تھی، اس وقت میں اتنی فائنانشیل کی کمی سے چلتی تھی کہ جناب سیف اللہ میران صاحب ایک اسکیم سٹارٹ کیے تھے گاؤں میں، کہ اسکیم یہ تھی کہ ہر روز ایک گھر سے ایک مٹھی اناج جو بھی آپ کھاتے ہیں، ایک مٹھی اناج ہر گھر میں ایک ڈبہ رکھ دیے تھے MES کا، اس میں ڈالتے اور 8 روز میں ایک بار اس وقت کے خادم جناب ففی میران صاحب نام کے شخص تھے، MES کے کلرک بھی تھے، تو وہ 8 روز میں ایک بار کلیکٹ کرتے اور لا کر اس سے اکٹھا کر کے اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر جو بھی ضروریات رہتے تھے یہ چلتے تھے۔ آج کل اللہ تعالیٰ بہت فراغنی کیا ہے، اب اس کا کتنا شکر ادا کریں تو بھی کم ہے۔ اچھا، اب جتنے یہاں پہ صدور آپ بتائیں، اس کے بعد مینجمنٹ، ان سے ان کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسا تھا جو اتنے سال، آپ 32 سال یہاں پہ رہے ہیں؟ اس کا صرف واحد جواب یہ ہے کہ ان کا تمام صدوروں کا، سیکریٹریوں کا اور ذمہ دار حضرات کا، عہدیداروں کا میرے ساتھ جو ہے بہت ہی اچھا سلوک، حسن سلوک رہا۔ یہی وجہ رہی کہ ایک ہیڈ ماسٹر جو ہے، بحیثیت ہیڈ ماسٹر کام کرنا بڑی مشکل کی بات ہے، کیونکہ اسے ایک طرف ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری رہتی ہے، ایک طرف مینجمنٹ کی ذمہ داری رہتی ہے، ایک طرف اساتذہ کی ذمہ داری رہتی ہے، اس کے بعد طلباء کی ذمہ داری رہتی ہے، ان سب سے ہٹ کر والدین اور سرپرستوں کی تمام کو جواب دے کر ہونا پڑتا ہے۔ لہذا ان حضرات کا تعاون میرے ساتھ اتنا حسن سلوک تھا کہ میں 32 سال ایک ہی اسکول میں گزارا تھے، ایک ہی اسکول میں اپائنٹمنٹ ہوا اور ریٹائرمنٹ بھی اسی اسکول سے، یہ خدا کی بہت بڑی مہربانی۔ اچھا سر، آپ ایجوکیشنل سوسائٹی MES اب بہت سال یہاں پہ رہے ہیں نا، تو ہمارے جو MES کے متعلق آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ماشاءاللہ آج بہت آگے چل رہا ہے، بہت بچوں یہاں پہ پہلے سے بہت تعداد بڑھ گئی ہے، اور اسٹوڈنٹ کے لیے اور خاص کر ہمارے جو جتنے بھی ہیں جو تعلیمی میدان میں، کوئی بھی اسکول میں ہو، کوئی بھی ہو، تعلیمی کے میدان میں اور اپنے اسکول کے بارے میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، MES کے تعلق سے مستقبل کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ اس وقت MES جو ہے ایک بڑا تناور پھلدار درخت سے مراد اب مالی تعاون بھی اتنا ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ مقامی مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے برانچز اور بیرونی جماعت مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے برانچز بھی بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہے ہیں۔ لہٰذا جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مٹھی چاول کے اسکیم سے یہ ادارہ چل رہا تھا، اس وقت میں جو ہے اتنی دقت کے باوجود بھی مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ ہمارے اطراف اکناف کے جیسے کمٹا ہے، چنداور ہے، ہلدی پور ہے، سمسی ہے، بھٹکل سے یہاں کو بچے آتے تھے ہمارے اسکول، اردو میڈیم اسکول میں پڑھنے، تو ان بچوں کو دوپہر کا کھانے کا انتظام اور ان بچوں کی فیس کا انتظام اور ان بچوں کی آنے جانے کے سفری اخراجات یہ بھی MES دیا کرتی تھی۔ تو اس وقت جو ہے جو حالات بہت ہی خوشحال ہیں، میرا یہ مشورہ ہے
کہ ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر اس وقت کے نوجوان جو ہیں کمیٹی کے ذمہ داران حضرات ان کے نقش قدم پر چلیں اور ادارے کو اور ترقی کی طرف لے جائیں. بالخصوص میرا مشورہ یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں کہ ہمارے طالبات کے لیے PUC رک گیا ہے یہاں پر، ان کے لیے ایک ڈگری کالج ہونا ضروری ہے. تو MES ڈگری کالج کی طرف توجہ دیں، کیونکہ آج کل جو دیگر قوم کے کالجز گاؤں میں موجود ہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن وہاں کا ماحول اچھا نہیں، بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ان کو بہتر ماحول نہیں ملتا ہے اور وہاں کے حالات بھی ٹھیک نہیں آج کل. اس واسطے میرا زرین مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلی فرصت میں خواتین کے لیے وومنس کالج کا اسٹارٹ کریں. ڈپارٹمنٹ سے آسانی سے پرمیشن مل سکتا ہے اور وہ قیام کریں. یہ MES کے تعلق سے میرا ایک زرین مشورہ ہے. اور جو آپ نے سوال کیا کہ طلبہ کے لیے کیا ہے، دیکھیے طلبہ بھی جو ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور محنت اور لگن کے ساتھ جد و جہد کر کے اپنی تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا مستقبل روشن کرنا. اس کے لیے جو ہے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن بہت ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایگزامینیشن بہت ہیں، جیسے IAS ہے، KAS ہے اور IPS ہے، نیٹ کے ایگزامس ہیں، JEE کے ایگزامس ہیں. بچے ان ایگزاموں میں آگے کمپٹیٹیو طور پر بیٹھ کر آگے بڑھیں اور خود کا مستقبل بھی روشن کریں اور قوم و ملت کا بھی جو ہے ترقی کے لیے آگے بڑھ کر کام کریں اور اپنے مقام کو پہچانیں. نوجوان جو ہیں، نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بڑی قوت رکھی ہے. یہ قوت صحیح راستے پر صرف کی جائے تو یہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر کمانڈ کر سکتے ہیں. جیسا کہ مسلمان کا مقام دکھانے کے لیے علامہ اقبال صاحب نے کہا ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان. پرے کا مطلب ہے دور، نیلی فام کا مطلب ہے آسمان. مسلمان کی منزل جو ہے اس سے بھی بہت آگے ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو پہنچی. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہیں وہ کاروان تو ہے. مسلمان قوم ایسا کاروان ہے کہ آسمان پر چمکنے والے ستارے یہ اس کے قدموں کی دھول ہے. تو مسلمان کا قوم یہ مقام جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے علامہ اقبال مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں قرآن کی روشنی میں. لہذا میری بھی یہی ایک آرزو ہے اور ایک چھوٹی سی نصیحت ہے کہ ہمارے نوجوان تاریخ کو، بالخصوص مسلم تاریخ کو، مسلمانوں کی تاریخ کو جانیں، پڑھیں، معلوم کریں اور اپنا مقام. دیکھیں آج جتنے بھی سائنس کی ایجادات ہیں یہ 13ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں صدی میں ہر قسم کی ایجادات مسلمان سائنسدانوں نے کیا. ہر ایک، یہاں تک کہ الجبرا لو، سائنس لو، میتھمیٹکس لو اور فلکیات لو، پورے کے پورے مسلمان سائنسدان. ایون یہ جو MBBS ڈاکٹرز جو کرتے ہیں وہ بھی اس زمانے میں تحقیقات ہو چکے ہیں. درمیان میں جو ہے 18ویں اور 19ویں صدی میں مسلمانوں پر غفلت چھائی. یہ اس لیے کہ علم سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے. جب قرآن سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ذلت میں ڈال دیا. اس کے بارے میں وہ کیوں اتنے مشہور تھے، لوگوں میں ان کی عزت کیا تھی مسلمانوں کی، اس کے بارے میں اقبال کہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن سے دور، قرآن کے علم سے دور.
कुरान एक ऐसा नुस्खा कीमिया है जो हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। उसके उसूलों पर चलेंगे तो उसके लिए अल्लाह ताला तरक्की की राहें खोल देता है। और जितनी भी हुकूमतों का भी मामला यही, जितनी हुकूमतें इस्लामी हुकूमतें कायम रहे, जब तक ये कुरान और हदीस की रोशनी में कायम रहे, उस पर उसूलन चलते रहे, तब तक वो उरूज रहे। जब वो दीन से दूर हुए, दीनी तालीमत से दूर है, तो इनका जवाल शुरू हो। लिहाजा इकबाल एक और जगह पर हमें एक हिदायत करते हैं कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। ये देखिए, फिर जो लफ्ज़ है ना, इसमें बड़ा राज है। यानी ये सदाकत, शुजाअत और अदालत हमारे आबा व अजदाद की जो है ये खसलतें थी, हम भूल गए हैं। लिहाजा वो कह रहे हैं ये सबक को दोबारा तुम याद करो। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, इंसाफ। लिया जाएगा तुझसे दुनिया, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो फिर से हम दोबारा दुनिया पर काबिज हो सकते हैं, हमारी हुकूमत चल सकती है। लिहाजा ये उसूल, ये तालीमात जो है इन्हें बहैसियत मुसलमान नहीं भूलना चाहिए। बस मैं अपने कलिमात को आपके शुक्रिया के साथ, आपने जो MB न्यूज़ के जरिए आपने मुझे बेहतरीन मौका इनायत फरमाया, मैं आपका भी दिल से शुक्रगुजार हूँ और तमाम सुनने वालों का भी शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया सर, आपका भी कीमती वक्त ने आपने दिए, और इंशाल्लाह हमारे लिए भी दुआ करें और हमारे चैनल के लिए भी दुआ करें इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह और अब आते रहे मुर्डेश्वर में, और कभी मौका हुआ तो हमारे ऑफिस में भी आइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर आते रहेंगे, हमारा ताउन आपके साथ हमेशा रहे। قوماची खिदमत करतलन होते अमी अंजान, इत्ता MB न्यूज़ करो लो समाची पहचान।